सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो सही उत्तर होगा वीडी सतीशन इनका नाम है। तो याद रखेंगे वीडी सतीशन अब केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे, जल्दी ये शपथ ले लेंगे। क्योंकि केरल में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार बना रही है, क्योंकि इसने 140 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की है। और जो वीडी सतीशन है इनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। वे परवूर सीट से लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। और अभी तक जो पिनाराई विजयन जी की जो एलडीएफ सरकार थी यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सरकार थी उनकी, वो हार गई है। पिछले 10 सालों से वो सत्ता में थी। देखो थोड़ी सी जानकारी आपको है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। केरल की राजनीति में दो प्रमुख गठबंधन है, एलडीएफ और यूडीएफ। एलडीएफ मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो जो यूडीएफ है ना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है। जबकि जो एलडीएफ है यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला वामपंथी गठबंधन है। तो अभी जो सत्ता में आई है वो यूडीएफ है। और नए मुख्यमंत्री का नाम आप तो सीधा सा याद रखो, वीडी सतीशन इनका नाम है। अब बात केरल की हो रही है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री अब होंगे वीडी सतीशन। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पुष्प है कोन्नी कोना। वृक्ष है नारियल का। फल है कटहल। और मछली है ग्रीन क्रोमाइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहीं पर है। पेरियार नेशनल पार्क है। एर्रविकुलम नेशनल पार्क है। अनामुडी-शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम है यहाँ पर पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली भी है, मोहिनीअट्टम भी है। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, वक्कर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। और अभी पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? विश्व उत्सव। केरल के समुद्री तट को कहते हैं मालाबार तट और तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल आपको मिलेगा केरल में ही। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न केरल से पढ़ें तो हमने पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। उसके अलावा अभी केरल सरकार ने टाइडल जो फ्लडिंग है, टाइड्स के कारण जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उसको राज्य विशिष्ट आपदा, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी केरल ने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की केरल ने। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी थी, थान्या नाथन सी इनका नाम है। और 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी, ये पुरुषों की नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है। अभी सर्विसेज ने इसको जीत लिया केरल को हरा करके। उसके अलावा इंडियन ओशियन शिप सागर पहल, ये भारत की एक समुद्री यानी कि मैरीटाइम पहल है। और अभी इसका दूसरा संस्करण ये लॉन्च हुआ था कहाँ? कोच्चि में। और याद रखना केरल के तटीय शहर जो है कोच्चि, इसी को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है, तो केरल से ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन ये लागू करने की अभी घोषणा हुई है कहां पर? तो आंसर होगा पुणे में। तो पुणे में याद रखना भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाने की तैयारी हो रही है। और उद्देश्य क्या है? शहर में हवा का प्रदूषण कम करना और साफ सुथरे वाहनों को बढ़ावा देना। क्या होता है लो एमिशन जोन? नाम से तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ऐसा क्षेत्र जहां पे जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशन है, जो धुआं है, उसको कम करना। और ये कैसे होगा? जो ज्यादा धुआं करने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले जो पुराने वाहन हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी, या अगर रोक नहीं लगती है तो फिर एक्स्ट्रा शुल्क उन पे लगाया जाएगा ताकि वो अपने आप ही रुक जाए। ठीक है, मतलब जो पुराने जो डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन है, वो शहर के अंदर नहीं आएंगे। आएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। और अगर वो वाहन ज्यादा ही प्रदूषण फैला रहा है तो उसको रोका भी जा सकता है। तो इन सब से या ऐसा करने से होगा क्या? इलाके को जो वहाँ की हवा है उसको साफ रखने में मदद मिलेगी। इससे किन वाहनों पर असर पड़ेगा? तो BS3 या उससे पुराने जो वाहन हैं उन पर रोक लगेगी।
खास तौर पे 2011 से पहले रजिस्टर्ड वाले जो भी वाहन थे वो सब इससे प्रभावित होंगे। और अगर फिर भी ऐसे वाहन को क्षेत्र के अंदर जाना पड़ेगा तो फिर एक्स्ट्रा शुल्क उनको देना पड़ेगा। शुल्क नहीं दोगे तो जुर्माना लगेगा, बात वही है। अच्छा, छूट भी रह सकती है, बोला है भैया किन वाहनों को छूट मिलेगी। जो ऑटो रिक्शा हो गए, सरकारी या सार्वजनिक जो बसें हो गई, एम्बुलेंस या जो भी इमरजेंसी वाले वाहन हो गए, उन सबको इस नियम के बाहर रखा जाए। तो इस तरह से उस क्षेत्र में यानी कि पुणे में कम से कम एमिशन हो, वहाँ की जो हवा है वो कम से कम प्रदूषित हो, उसके लिए ये सब तिकड़मबाजी की जा रही है। और इस तरह से इन्होंने कह दिया कि भैया इस तरह से हम करेंगे तो ये भारत का पहला लो एमिशन जोन बनेगा, ये भारत का पहला होगा। चलो, यहाँ पे भारत में पहले से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हमने पढ़ा था, याद रखना, कि झारखंड का हजारीबाग, इसको सरकार ने भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया। अभी भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम कहां पर स्थापित किया गया? एम्स दिल्ली। हर्बलाइफ इंडिया और आईआईटी मद्रास ये मिलकर के भारत का पहला प्लांट सेल्फ फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करेंगे? चेन्नई में। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस्ड 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई। मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना उड़ीसा। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो ये भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है स्काईरूट एरोस्पेस, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। कहाँ पर है ये? अमेरिका में ही है, मलिनो पार्क स्थान है वहां पर, सिलिकॉन वैली के पास में स्थित है ये। भारत का पहला शहरी मौसम परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहां पर स्थापित की गई? चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। और भोपाल में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया, ये हमने कल परसों ही पढ़ा था। इसका भी उद्देश्य यही है, हवा को साफ करना। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? तो सही उत्तर होगा अरविंद कुमार। तो भारत के जो भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, अभी इन्होंने ही देश की अदालतों को बेहतर बनाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए एक नई समिति बनाई है। इस समिति को नाम दिया न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति। जो देश की जो अदालतें हैं उनमें काफी पुराने भवन हैं, बहुत कम कमरे बने हुए हैं, जिस हिसाब से आज रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देखें तो बहुत खराब सुविधाएं हैं, कमजोर डिजिटल व्यवस्था है। तो इन सब समस्याओं को सुधारने के लिए ही ये समिति बनाई गई है। तो इस समिति का काम क्या होगा? अदालतों को आधुनिक बनाना, डिजिटल और सुविधाजनक बनाना। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार। तो अगर हम अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, उसको सुधारेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? अदालतों में काम तेजी से होगा, मामलों का जल्दी निपटारा होगा, ई कोर्ट्स और डिजिटल तकनीक बढ़ेगी, वकीलों और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो चीजें तो अच्छी होंगी, सही, फायदा तो होगा ही सही। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 124 से 147 तक, 124 से लेकर 147 तक, भाग 5 में। 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, याद रखना। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया। स्थापना के समय इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 7 जजेस थे। और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स की क्लास में ही, ये तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स की न्यूज है कि चीफ जस्टिस तो एक हैं, लेकिन उनके अलावा जो जजों की संख्या है वो 33 से बढ़ा करके 37 की जा रही है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? हीरालाल जे कानिया, पहली महिला। अभी तक महिला में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, याद रखना। लेकिन जजों में बात करेंगे तो पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। निधन हो चुका है वैसे, लेकिन 2024 में पद्म भूषण मिला था। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो वाईवी चंद्रचूड़, जो कि 16वें नंबर के सीजेआई थे, 7 साल 4 महीने रहे। और सबसे छोटा कार्यकाल रहा कमल नारायण सिंह का, जो 22वें नंबर के थे, मात्र 17 दिन का कार्यकाल रहा। ये प्रश्न आया एग्जाम में। और सीजेआई की जो रिटायरमेंट एज वो होती है 65 ईयर, जबकि हाईकोर्ट के केस में ये उम्र होती है 62 ईयर। वर्तमान में 53वें नंबर के सीजेआई कौन है? सूर्यकांत जी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य मोटो होता है, यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। एक बुक आई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको लिखा है हमारे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी। कुछ प्रश्न आपको और बताऊं यहाँ से।
एक तो ये बुक हमने पढ़ ली वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। एक इसी तरह से मिलती जुलती बुक आपको दिखेगी वाई भारत मैटर्स, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखा है। ये बुक वाला प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया? 30%। सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी? ऑटिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसको संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के तहत ही मासिक धर्म, स्वास्थ्य, पीरियड्स, हेल्थ और स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। संख्या बढ़ गई है, जजों की संख्या 33 से बढ़ के 37 हो गई है। टोटल मतलब सीजेआई को भी मिला लोगे तो संख्या हो गई है 38। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुफ्त फूड किट बांटने के लिए भी मेरी रसोई योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और अभी इन्होंने मेरी रसोई योजना को यहाँ पर शुरू किया है और इस योजना को उन्होंने संगरूर जिले से शुरू किया। इसका मकसद है गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई का सामान मुफ्त देकर के महंगाई से राहत देना। हर परिवार को हर 3 महीने में किचन किट दिया जाएगा। इस किट में रोजमर्रा के जो भी किचन के लिए जरूरी सामान होते हैं वो होंगे, जैसे 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों का तेल। और राज्य में जो राशन के गेहूं मिलते हैं ना, उसके अलावा होगा ये। और सरकार ये जो राशन किट है वो आपके घर तक पहुंचाएगी। और इसके लिए सरकार पे खर्च तो बढ़ेगा। कितना खर्चा होगा अगर बात करें, हर साल लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। ठीक है, पंजाब में आपको लेकर के चलता हूँ क्योंकि पंजाब ने शुरू की इस योजना को। कुछ और योजना भी मैं आपको रिवाइज करा दूं पहले। अभी दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी उड़ीसा ने शुरू की। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सीएम इंस्पायर योजना शुरू की, जो यूपीएससी के बच्चे उनके लिए। प्रीलिम्स पास कर लोगे 50,000 मिलेंगे, मेंस भी पास कर लोगे 1 लाख मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक नई योजना शुरू की। और स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने भी शुरू की। इसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिले। बाकी पंजाब ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से पढ़ें तो अभी पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना भी शुरू हुई थी। इसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस बीमा दिया जाता है। मेरी रसोई योजना ये आज हमने पढ़ ली है, इसको शुरू कर दिया गया। होला मोहल्ला महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मावध यहाँ सत्कार योजना यहाँ शुरू हुई थी। महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं इसमें। और उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा साक्षर यूनियन टेरिटरी ये चंडीगढ़ बना था, जबकि पहला है लद्दाख। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 नाम से एक योजना शुरू की थी। पंजाब के नांगल शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। अभी 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 हुआ चंडीगढ़ में। तो पंजाब से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा R मुकुंदन। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अभी इसी के 2026-27 सेशन के लिए नए अध्यक्ष बने हैं कौन? R मुकुंदन। और ये किनका स्थान लेंगे? राजीव मेमानी का स्थान लेंगे। R मुकुंदन कौन है? टाटा केमिकल्स के CEO और MD है, MD CEO है मतलब। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की अगर बात कर लें तो भारत के बड़े उद्योगों और कंपनियों का ये एक प्रमुख संगठन है, जिसका काम क्या होता है? सरकार और उद्योगों के बीच एक तरह से ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है ये। इसकी स्थापना होती है 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो CII के नए अध्यक्ष याद रखना R मुकुंदन बन गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां आपको रिवाइज कराएं। 20 नियुक्तियां हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जैसे अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पाती बने। फिक्की के महासचिव सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार मोहंती। भारत का नया नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ NS राजा सुब्रमणी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। और इनकी पार्टी का नाम याद रखना TVK। ये वही है एक्टर, है ना, थलापति जी ने कहते हैं।
तो पार्टी का नाम टीवी के याद रखना, तमिलगा वेट्री कजगम। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलमकन्नी। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ रजनीश कर्नाटक कार्यकाल बढ़ गया। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ देवदत्त चंद, इनका भी कार्यकाल बढ़ गया। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक राजेश कुमार अग्रवाल। एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस। रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सीएमडी रवि के। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने अभी हरिवंश नारायण सिंह, नाम रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए अभी कर्तव्य काम्स KAAMS नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो याद रखना, भी कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी को, अटेंडेंस को सही तरीके से दर्ज करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। काम्स इसका नाम है, मतलब फुल फॉर्म भी है कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे कर्तव्य काम्स भी आप कह सकते हो। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन और जियो फेंसिंग तकनीक का उपयोग हुआ है। तो अब जो भी शिक्षक होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनको स्कूल पहुंचने पर और जब वो स्कूल से निकलेंगे, दोनों समय इस मोबाइल एप्लीकेशन पे अपनी हाजिरी लगानी होगी। अब ऐसा नहीं चलेगा कि पहले होता था ना, रजिस्टर पे एंट्री करी है, साइन ने कर दिया, फिर बायोमेट्रिक चालू हुआ, और अब ये उससे भी बेहतर चीज लेकर के आए हैं। तो इस मोबाइल ऐप एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे आप टीचर हो, आप स्कूल गए, तो आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में अपनी सेल्फी लेनी होगी स्कूल के अंदर, और उससे आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है, एक तो चेहरा पहचानता है, फेशियल रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, और लोकेशन जांचने के लिए जियो फेंसिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है। चेहरा से पहचान जाएंगे कि भैया आप ही हो, ठीक है, जो भी XYZ आपका नाम है, हाँ वो आप हो। और लोकेशन जांचने से क्या होगा, मतलब आप कहाँ पर हो, आप उसी स्कूल में हो या नहीं हो, या कहीं और घर पे जाकर के आपने सेल्फी लेकर के पोस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लोकेशन आपकी वही होनी चाहिए, वो आपका ही स्कूल होना चाहिए, तभी आपकी सही से हाजिरी लगेगी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। दिन में 2 बार उपस्थिति दर्ज होगी, एक जाते वक्त, एक आते वक्त। और 1 मई 2026 से नए सेशन से ये शुरू हो जाएगा। पुरानी जो बायोमेट्रिक प्रणाली है उसकी जगह लेगा ये सिस्टम। क्यों शुरू किया सरकार ने इस एप्लीकेशन को? फर्जी हाजिरी रोकने के लिए, समय पर आने जाने की निगरानी करने के लिए, और स्कूल में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये एप्लीकेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, किसने क्या लॉन्च किया, क्या काम है। ठीक है, बाकी कुछ इसी तरह से कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक शाइन एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया था। सत्या पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, साथ ही एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को उत्तराखंड ने, अभेद्य एप्लीकेशन को हरियाणा पुलिस ने, ग्रह सुगम पोर्टल को नेशनल हाउसिंग बैंक ने, प्रिज्म SG पोर्टल को हमारे जो सड़क मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन दोनों ने मिलकर के, भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने, कर साथी प्लेटफॉर्म को CBDT ने, सारथी एप्लीकेशन को सेबी ने, और साथी प्लेटफॉर्म को IIT कानपुर ने, और ई श्रम साथी एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने। बाकी कर्नाटक की बात हो रही थी यहाँ पे, तो कर्नाटक भी ले चलते हैं। ये मैप में कर्नाटक, कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। 5 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, अंशी, बनेरगट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क है यहाँ पे। कुछ और भी आप प्रश्न देखोगे तो त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बेंगलुरु में एक नए बुलेट ट्रेन बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन किया था, इसका नाम आदित्य है प्लांट का। और कर्नाटक ने अभी गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत सिस्टम को लॉन्च किया। देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर्नाटक की याना गुफाओं को जियो हेरिटेज साइट यानी कि राष्ट्रीय महत्व की प्राकृतिक विरासत घोषित किया इन्हें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मासिक धर्म अवकाश लागू करने का अभी आदेश दे दिया। हर महीने मतलब एक दिन आपको पेड लीव मिलेगी, पैसा नहीं कटेगा उसका। ठीक है, तो ये सारी बातें भी यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा बार्सिलोना ने। ला लीगा क्या है? स्पेन की ये एक पेशेवर फुटबॉल लीग है।
और अभी 2025-26 सीजन का जो ला लीगा खिताब है उसको बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। और यहाँ पे इन्होंने फाइनल में किसको हराया? रियल मैड्रिड को हराया। बार्सिलोना का ये 29वां ला लीगा खिताब है, इतना सा याद रखना है आपको। बाकी फुटबॉल से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको कर रहा हूँ। पहले तो ये याद रखना, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये अगले साल होंगे, 10वां एडिशन होगा, ब्राजील में होगा। वहीं मेंस वर्ल्ड कप की बात करें, फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, तो इसका 23वां संस्करण इसी साल होगा, 2026 में। 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, कुछ और प्रश्न देख लें फुटबॉल से, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ। जैसे कि बैलन डी अवार्ड, ये अगर महिलाओं में बात करेंगे भी दिया गया एटना बोनमाटी को, स्पेन की और बार्सिलोना क्लब से ही खेलती हैं, ये स्पेन की हैं। और पुरुषों में उस्मान डेम्बेले ने जीता, ये फ्रांस के हैं और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलते हैं। और इसी से एक और प्रश्न आपको याद हो जाएगा, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया इन्हीं को, उस्मान डेम्बेले को। और फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया इन्हीं को, एटना बोनमाटी को। ठीक है, अभी लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची विशाल लोहे की प्रतिमा बनाई गई थी कोलकाता में जब ये भारत आए थे। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र ने शुरू किया, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोदने के लिए। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 अभी कतर में हुआ था, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीत लिया फ्लेमिंगो को हरा करके। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, इसी को जूनियर बॉय नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कहते हैं, पंजाब में हुआ था, मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच भी खालिद जमील बने। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 इक्वाडोर में हुआ था, मतलब महिलाओं का कोपा अमेरिका, ब्राजील ने जीत लिया, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में। और पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र के हैं। डूरंड कप 2025 का भी 134वां संस्करण हुआ, इसको जीत लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके जीत लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जैसे हमारा होता है ना, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी तरह से ये अमेरिका। तो इसके नए चेयरमैन बनेंगे भैया कौन? केविन वॉर्श। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं को फेडरल रिजर्व का प्रमुख चुना है। केविन वॉर्श नाम याद रखना है, ये जोरेम पावेल का स्थान लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना ये। अब इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैं आपको बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं। जैसे इंटरपोल के प्रेसिडेंट बने अभी लुकास फिलिप नाम है, फ्रांस के हैं। नासा के नए हेड बने थे 15वें नंबर के ज़ारा डिसाकमैन नाम है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बने बरहम सलाह, इराक से हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलविकन बने, कजाकिस्तान से हैं। और स्वीडिश एकेडमी, नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है, इसके नए प्रमुख बनी थी इंग्रिड कार्लबर्ग, स्वीडन से हैं। अरब लीग के नए महासचिव नबील फहमी बने। अभी कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी लोरा वर्जीनिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और आज हमने क्या पढ़ा? अभी जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, उसके नए हेड बनेंगे कौन? नाम है केविन वॉर्श। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में योवेर्री मुसेवेनी ने अभी 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर होगा युगांडा। तो योवेर्री मुसेवेनी ये युगांडा के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। मतलब 1986 से ये युगांडा के राष्ट्रपति पद पर, मतलब 40 साल से सत्ता में हैं ये, और अभी एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए। उनकी उम्र 81 है, मतलब जितनी उम्र है उसका आधा कर लोगे तो उतने साल तो ये राष्ट्रपति रहे। युगांडा लेकर के चलते हैं आपको, ये रहा मैप में युगांडा, अफ्रीकी देश है। कैपिटल कंपाला हो गई, करेंसी है युगांडा शिलिंग। प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी। और अभी याद रखना, WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया था? तो आंसर होगा युगांडा। अब कुछ इसी तरह से कुछ देशों में अभी नए लीडर बने थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेटेस्ट वाले। जैसे गिनी देश के राष्ट्रपति बने मामाडी डोम्बोया। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खमेनेई को। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति तोलाम। इराक के नए राष्ट्रपति निजार रमेदी। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेगियार। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रुमेन रादेव। और कोस्टा रिका के भी दूसरी महिला राष्ट्रपति लोरा वर्जीनिया बनी थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस ये अभी कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 12 मई को।
अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ हेल्थ, हर साल 12 मई को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पौधे हमें भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। मतलब दुनिया का लगभग 80% भोजन पौधों से ही मिलता है। और जो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पौधों से, पेड़ पौधों से। अच्छा, थीम क्या है? प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। हिंदी में बोलोगे खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए पौधों की सुरक्षा जरूरी है। बता दूं, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ठीक है, याद रखना ये। मई के सारे डेज एक बार फिर से रिवाइज कर ले, रिवीजन हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिज दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, मतलब मई के पहले मंगलवार को। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अभी 11 मई को, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी हमने मनाया था। ठीक है, तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज हैं, सारे ध्यान में रखना। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए मैं इसका मॉक टेस्ट तैयार करके आपको देता हूँ, क्विज बना करके आपको देता हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। जिस तरह से ही एग्जाम में आपके आएगा, तो उसी फॉर्मेट में मिलता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उसको लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही आपको सक्सेस तक लेकर के जाएगा। तो वो क्विज भी, वो पीडीएफ, ये सब आपको अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना भी शुरू की किसने? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। फिर पूछा, भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 हुई कहां पर? मुंबई में। फिर पूछा, भारत के निवेश भविष्य के लिए गरुड़ा पहल का प्रस्ताव रखा अभी सेबी ने। 2 बुक आई है, द बेंच, द बार, द बिजार्रे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। इसको भी लॉन्च किया, लेखक कौन है? तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता है। फिर अगले में पूछा, 10वां हिंद महासागर संवाद 2026 कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली, भारत में। फिर पूछा, वन कैश वन डेटा परियोजना और सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट को अभी लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर पूछा, सेहत मिशन को अभी लॉन्च किया आईसीएआर और आईसीएमआर ने मिलकर। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को। फिर पूछा, अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने देश की दूसरी मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का भी उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। और ये इस तरह की देश की दूसरी है, पहली आपको मिलेगी गुजरात में। और ओमान में भारत के नए राजदूत अभी बन गए, प्रशांत पिसे इनका नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 मिला है? तो आंसर होगा 6 को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।